हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th आरबीसी बोर्ड का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें आवेश और संपर्क और प्रेरणा द्वारा आवेशन आपको बताया था। और एक मैंने बैलून का उदाहरण दिया था, गुब्बारे का उदाहरण, जिसको हम कपड़े से रगड़ते हैं या बालों से रगड़ते हैं और फिर दीवार पर लगाते हैं तो वो इस तरह से चिपक जाता है। तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, वो मैं अभी कर देता हूँ। बैलून लेते हैं, उसको कपड़े से रगड़ते हैं या बालों से रगड़ते हैं, तो घर्षण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है। बैलून जो कि प्लास्टिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और बालों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। बाल धनावेशित हो जाते हैं, बैलून ऋणावेशित हो जाता है। अब उस बैलून को हम लेकर दीवार पर लगाते हैं। क्योंकि बैलून की सरफेस पे नेगेटिव आवेश है और जो वाल बैलून लगाने से पहले न्यूट्रल थी, मतलब उसमें धनावेश और ऋणावेश समान था। तो अब बैलून जब दीवार पर लगाया, नेगेटिव आवेश जब दीवार पर लगाया बैलून की सहायता से, तो इसके किनारे पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। पर अब ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव आवेश मूव नहीं करता है। इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन दूर हट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से यहाँ पॉजिटिव आवेश आ जाता है वाल की सरफेस पर, और यहाँ नेगेटिव आवेश, और इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बन जाता है और गुब्बारा दीवार के चिपक जाता है। ये कारण होता है गुब्बारा कपड़े के रगड़ने से और बाल के रगड़ने से दीवार के चिपक जाता है। अब हम लेते हैं प्लास्टिक कॉम। उसको सूखे बालों में रगड़ते हैं। सूखे बालों में रगड़ने से वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। प्लास्टिक कॉम है तो इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे और ऋणावेशित हो जाएगा। अब छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे, क्योंकि ये ऋणावेशित है, कि इसके जो कॉर्नर है वो ऋणावेशित है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी आवेश का सेपरेशन होगा। क्योंकि पास में आवेश है ना, इसलिए आवेश का सेपरेशन होगा, आवेश का पृथक्करण होगा। यहां पर पॉजिटिव आवेश आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आवेश एक दूसरे से दूर होने के कारण इनका प्रभाव की होने की बजाय इस पॉजिटिव आवेश का प्रभाव ज्यादा होगा। ये नेगेटिव आवेश है और ये पॉजिटिव आवेश है। इन दोनों में आपस में आकर्षण बल लगेगा और कागज के टुकड़े ऊपर की ओर उछलने लगेंगे, कंघे के कॉम्ब के चिपकने लगेंगे। तो ये कारण होता है कि जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब को सूखे बालों में रगड़ते हैं और उसको हम छोटे कागज के टुकड़ों या पंख के पास में ले जाते हैं तो वो उसके चिपकने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुण क्या है? आवेश के गुण, जैसा कि आपने पढ़ाई है, पहला होता है, वैसा भी ले सकते हैं, पहला जरूरी नहीं क्वांटाइजेशन लो या कंजर्वेशन लो या एडिटिविटी लो। ये हमने चित्र बना रखे हैं तो हम कंजर्वेशन ले लेते हैं। मतलब आवेश संरक्षित रहता है, न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कॉम का उदाहरण है, कॉम को हम सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
जब कॉम और जो हमारे बाल हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो जब कॉम को बालों में रखते हैं तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं। तो टोटल चार्ज शून्य हो जाता है। जब हमने कॉम को सूखे बालों में नहीं रगड़ा था उस समय भी उनका टोटल चार्ज शून्य होता है, तो वो पहले वाले आवेश के बराबर हो जाता है। इस प्रकार निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हम कांच की छड़ लेते हैं और रेशम का कपड़ा लेते हैं, अभी दोनों न्यूट्रल हैं, उन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। जब रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को एक साथ रखते हैं तो वो दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं, टोटल आवेश शून्य हो जाता है। इस प्रकार पूरे सिस्टम मतलब कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, पूरा सिस्टम, कॉम और बाल, सूखे बाल, पूरा सिस्टम इसको कहते हैं। तो उनका जो कुल आवेश होता है वो पहले था उतना ही रहता है, पहले शून्य था तो शून्य रहता है। इस प्रकार निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब आवेश को, किसी निकाय के कुल आवेश को निकालने के लिए हम उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। जैसे ये कुल कोई निकाय है, इसमें एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3। तो इस निकाय का कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बीजगणितीय योग होगा। इसमें आवेश कहाँ स्थित है ये इस बात पर कुल आवेश निर्भर नहीं करता है, बस आवेश उस सिस्टम में कहीं होना चाहिए। अब जैसे ये दूसरा सिस्टम लेते हैं अपने, यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है माइनस Q2, यहाँ आवेश है Q3, यहाँ आवेश है माइनस Q4। तो इसका कुल आवेश क्या होगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। यह है आवेश की योज्यता का गुणधर्म। आवेश का बीजगणितीय योग किया जा सकता है और उसका बीजगणितीय योग ही होता है, सदिश योग नहीं होता। तीसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन। आवेश जो होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो कुल आवेश होगा वो Ne होगा। N क्या है? पूर्णांक। तो किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है 1e, 2e, 3e, 4e।
ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पर वर्तमान में कुछ ऐसे पार्टिकल खोज लिए गए हैं, परंतु अभी उनका जो वास्तविकता है वो भी वास्तविकता के रूप में वो है या नहीं है वो पता नहीं है, परंतु उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है। जैसे क्वार्क होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो क्वार्क से बनते हैं उन पर आवेश 2/3 और ये होता है, वो बाद की बातें हैं, वो आगे पढ़ेंगे। परंतु आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है। जो मेन आवेश, जो मुख्य रूप से जो आवेश होता है, जो वास्तविक रूप से, वो क्वांटीकृत ही होता है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही होता है। वो सब इमेजिनरी थॉट्स है। क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास कुछ आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। इनको हम बहुत दूर से देखें, मैक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखें, मतलब बहुत दूरी से, तो हमें ये इस प्रकार से दिखाई देंगे Q1, Q2, Q3, Q4। हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये हमें कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। तो यहां क्वांटीकरण को इग्नोर किया जाता है। अब यदि इनको पास में आके देखेंगे तो हमें ये इस तरह से अलग अलग दिखाई देंगे। तो यहां क्वांटाइजेशन को लेना होगा, क्योंकि ये Q1 अलग है Q2 से, Q2 अलग है Q3 से, अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे बिस्कुट का पैकेट होता है पार्ले जी का, उनको लाइन से पास पास लगा दो, बहुत दूर से देखो तो हम उन बिस्कुट्स में अंतर नहीं कर सकते। पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट कितना बड़ा है हम उसमें अंतर नहीं कर सकते। वहां क्वांटाइजेशन नेग्लिजिबल है। जब पास आकर देखेंगे तो हमें पार्ले जी की बिस्कुट अलग अलग दिखाई देंगे, हम वहां क्वांटीकरण ले सकते हैं। तो ये बात होती है। जो आगे की बातें हैं, मेनली यही ध्यान रखना है कि जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, तो उसका पूर्ण गुणज होता है आवेश। अगला गुणधर्म है आवेश की वेग पर अनिर्भरता। मतलब हम जानते हैं कि किसी द्रव्यमान को या किसी पत्थर को हम अगर फेंक के मारेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसकी चोट ज्यादा होगी। मतलब द्रव्यमान पर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है, इसको हम फार्मूले से जानेंगे अभी। परंतु आवेश होता है, अगर उसको वेलोसिटी दे दें तो आवेश की वेलोसिटी पर किसी प्रकार का प्रभाव, आवेश के मान पर उसकी वेलोसिटी का किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का मान वही रहेगा जो पहले था, चाहे उसको वेग दे दो तो भी आवेश का मान वही रहेगा। द्रव्यमान का मान चेंज हो जाता है। जैसे द्रव्यमान आइंस्टीन ने बताया, द्रव्यमान का मान m0 1 माइनस v² का अंडर रूट होता है। ये क्वांटिटी है 1 माइनस v² का अंडर रूट। ये प्रकाश का वेग है c, v पार्टिकल की वेलोसिटी है जिस वेग से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, m0 विराम द्रव्यमान है, जब पार्टिकल स्थिर था तो m0 उसका द्रव्यमान है, m गतिशील द्रव्यमान है, और 1 माइनस v² अंडर रूट, ये जो क्वांटिटी है इसका मान 1 से कम आता है। मान लिया इसका मान आ गया
0.1। अब इसको सोल्व करो, m 10m अपॉन m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 10m0। इसमें से छोटा कौन सा हुआ, m0 बहुत छोटा हुआ m से, तो m बढ़ गया ना, m बड़ा है m0 से, तो m0 तो विराम द्रव्यमान है और m गतिशील द्रव्यमान है, m बढ़ गया। इसका मतलब द्रव्यमान पर वेग की निर्भरता होती है, परंतु आवेश का और वेग पर कोई निर्भरता नहीं होती है। अगर किसी आवेश को आप वेलोसिटी दे दोगे तो आवेश वही रहेगा जो पहले था, परंतु द्रव्यमान चेंज हो जाता है। यह है आवेश की वेग पर अनिर्भरता। तो यह है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब अपने थोड़ा सा कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश। बिंदु आवेश किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज। जिनकी विमा नेग्लिजिबल हो, जिनका आकार नेग्लिजिबल हो, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच जो बल कार्य करता है उसको इस कूलाम के नियम द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये दो पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी R है। तो इनके मध्य लगने वाला बल इस प्रकार से निर्भर करता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जब दोनों को साथ में लेंगे तो हमारे पास में आएगा Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनली साइन हटा देंगे तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब फोर्स जो होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, जो बल होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, इस लाइन के अनुदिश होता है। अब K का मान क्या होता है, पहले तो K का मान Q1 को एक एक करके और एक Q1 और Q2 और R का मान एक एक करके फिर इनके बीच फोर्स निकाला गया F। तो K का मान आया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये मान आया। कैसे निकाला, Q1 और Q2 का मान एक कर दिया 1 कूलाम और R का मान 1 कर दिया, दूरी बीच की 1 मीटर कर दी। फिर उनके बीच फोर्स देखा गया, नाप के कितना फोर्स आता है अनुमान लगाया गया, तो ये K का मान आया। पहले मान निकाला था, फिर एक्सपेरिमेंटली हमने फार्मूला निकाला वैज्ञानिकों ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको हम लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका मात्रक क्या होगा वो हम इस राशि को इस जगह रख के निकाल सकते हैं।
कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ε0 कितना आ जाएगा? ये ε0 इधर चला जाएगा, बाकी इधर 1/4πF Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह तो कूलाम स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, और F की जगह न्यूटन, और 4π है कांस्टेंट। तो 4π हो गया कांस्टेंट, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक आ गया इसका, ये इसकी वैल्यू होती है ε0 की। यह है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात में से विद्युत फ्लक्स गुजर जाने की क्षमता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस हमें परमिट करता है, प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है, परमिट करता है, विद्युत फ्लक्स को प्रवेश के लिए अनुमति देता है, उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर सकता है, वो क्षमता होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और जानेंगे इसके बारे में आगे। और ये के का मात्रक कैसे आया, ये भी निकाल सकते हैं अपने। के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये के का मात्रक हम निकाल लिया हमने। ठीक है ना। तो अब हम कूलाम का सदिश निरूपण अगली क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। थैंक्स।